नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान, जिन्होंने जुलाई 1969 में चांद पर कदम रख के इतिहास रचा था। वो एक बार फिर से अगस्त 1976 में एक नए मिशन पर निकले थे, लेकिन इस बार इरादा अंतरिक्ष में जाने का नहीं था, बल्कि अमेज़न के जंगल से कुछ ढूंढ निकालने का था। 1969 में अपोलो मिशन के पूरा होने के बाद 1971 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये घोषणा की थी कि वो दोबारा कभी भी किसी भी स्पेस मिशन पर नहीं जाएंगे और उन्होंने नासा से भी रिटायरमेंट ले ली। उनके इस डिसीजन से सारी दुनिया हैरान थी, लेकिन ऐसी डिसीजन उन्होंने क्यों ली ये उन्होंने किसी को नहीं बताया था। कुछ लोगों का मानना है कि 1969 के अपोलो मिशन में उन्होंने चांद के पास कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से वो गहरे सदमे में थे, और ये सदमा उनके चेहरे पर उस समय भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब चांद से वापस लौटने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। दुनिया के सबसे बड़े मिशन को पूरा करके वो वापस लौटे थे, लेकिन इस बात की खुशी उनके चेहरे पर जरा सी भी नहीं थी। उल्टा कुछ परेशानी उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, और ये उनके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रहा था। और इस मिशन के 2 साल बाद उन्होंने दोबारा किसी भी स्पेस मिशन पर न जाने की घोषणा की। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन इस निर्णय के 5 साल के बाद 1976 में वो एक ऐसे मिशन पर निकलते हैं जो हजारों साल पुराने सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाने वाला था। सैकड़ों लोगों की टीम के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेज़न के जंगल में इक्वाडोर नाम की जगह पर एक सीक्रेट गुफा की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस गुफा का नाम था क्यूवा दे लॉस तायोस, जो अमेज़न के घने जंगल में कहीं मौजूद थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की टीम में सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश मिलिट्री के कुछ ऑफिसर भी मौजूद थे, जिससे ये बात तो पता चलती है कि भले ही दुनिया को उनके मिशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्हें खुद अपने मिशन की पूरी जानकारी थी कि उनका मिशन कितना खतरनाक हो सकता है। वो जिन गुफाओं की तलाश में निकले थे वो कोई मामूली गुफाएं नहीं थी, बल्कि उन गुफाओं में हजारों किलो सोना मौजूद था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक स्कॉटिश इंजीनियर स्टैन हॉल भी मौजूद थे, जिनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे थे जिससे उन्होंने ये दावा किया था कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसमें हजारों किताबें हैं जिनके कवर सोने से बने हैं, और उनमें हजारों साल पुराना ऐसा सीक्रेट नॉलेज छिपा है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया था। उनके मुताबिक वहाँ की मेटल लाइब्रेरी में पिरामिड कैसे बनाए गए थे, इस सवाल के जवाब से लेकर दुनिया भर के प्राचीन सभ्यताओं के और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के भी कई सारे सीक्रेट्स मौजूद थे। और उनके इसी दावे पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन पर आने के लिए तैयार हुए थे। स्टैन हॉल ने उस लाइब्रेरी के बारे में किया हुआ दावा आपको भी शायद बचकाना लग रहा होगा, तो फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे इंटेलिजेंट चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान ने इस दावे पर यकीन कैसे किया? क्यों इस मिशन पर पानी के जैसा पैसा बहाया गया? और क्यों नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के साथ मौजूद कनेक्शन सुनते ही इस मिशन के साथ जुड़ गए? क्या इस मिशन का कनेक्शन अपोलो 11 से भी था, जिस पर आज तक भी कई लोग सवाल उठाते हैं? 1969 में करोड़ों लोगों ने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहला कदम रखते हुए देखा था, लेकिन शायद कुछ ही लोगों को याद होगा कि उनका लाइव ट्रांसमिशन बीच में 2 मिनट के लिए रुक गया था। कुछ लोगों का ये मानना था कि उन 2 मिनट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी देखी थी। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो उन्होंने यूएफओ या फिर एलियन देखा था, क्योंकि पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जिसकी स्टडी करने पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लक्षण थे, यानी उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसे छिपाने की वो कोशिश कर रहे थे। अब फिर से आते हैं उस केव की तरफ जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के सबूत ढूंढने निकल पड़े थे। सोशल साइंस प्रोफेसर पेट्रोनियो हेरेमियो वो पहले शख्स थे जिन्होंने स्टैन हॉल से भी पहले इस मेटल लाइब्रेरी को 1946 में देखने का दावा किया था। उन्होंने बताया था कि इस गुफा तक जाने का नक्शा उन्हें उनके दादाजी से मिला था, और वो 17 साल की उम्र में इस गुफा में गए भी थे, जहां उन्होंने हजारों किताबें देखी थी जिनके कवर सोने के थे।
इसी दावे के 30 साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसा एस्ट्रोनॉट इस गुफा की खोज में निकल पड़ा था। उन्होंने अपने इस पूरे जर्नी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, जिसमें दिखाई दे रहा था कि उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक था, जो घने जंगल से होकर गुजर रहा था। उस गुफा के बारे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो लिखा था और जो हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उस गुफा की बनावट नेचुरल नहीं थी। उस गुफा की दीवारों में कई बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए थे और उस गुफा में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को एक कब्र भी मिली थी जो 1500 BC के समय की थी, मतलब इजिप्ट के सबसे महान राजाओं में से एक तूतनखामेन के वक्त की। ये कब्र उस गुफा में ऐसी जगह पर बनाई गई थी कि सूरज की किरणें ठीक समर सोल्स्टिस के वक्त उस कब्र पर पड़ती थी। उन्हें वहां पर धातुओं की कुछ ऐसी चीजें भी मिली जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल की गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम इस गुफा में करीब आधा मील तक अंदर जाने में कामयाब हुई थी, लेकिन उसके बाद उनके आगे कुछ ऐसी मुश्किलें खड़ी थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें अपना मिशन रोकना पड़ा। जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मिशन रोक दिया, उन्होंने एक बार फिर से लोगों के सामने कई सवाल छोड़ दिए कि वो उस जगह पर क्या खोजने गए थे। उस गुफा में ऐसा क्या था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसा इंसान इस मिशन में इतना इंटरेस्टेड था। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने तो इस मिशन के बारे में मीडिया के सामने या कभी किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन इस मेटल लाइब्रेरी को खोजने के 20 साल के बाद 1994 में व्हाइट हाउस में उन्होंने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोलने के बजाय बातों ही बातों में कुछ इशारे दिए थे। आप खुद ही सुनिए। There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कहीं पर एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिससे पर्दा उठाने की जरूरत है? क्या उनका इशारा उस मेटल लाइब्रेरी की ओर था या फिर अपोलो मिशन के दौरान उनके साथ बीते उन 2 मिनट की ओर था? उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी और अमेरिकन सरकार ने उन पर ऐसा क्या प्रेशर डाला था जो अपोलो मिशन पर और उस मेटल लाइब्रेरी को खोजते वक्त उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो उसे खुलकर किसी को भी नहीं बता पाए? आपको क्या लगता है, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसा इंसान किसी बेवकूफी भरे और काल्पनिक लगने वाली जगह पर अपनी जान जोखिम में डालकर जा सकता है? और अगर नहीं तो उस मेटल लाइब्रेरी में ऐसा क्या होगा जिसके बारे में उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया था? मैं आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।